स्वागत है आपका डबराल कोचिंग क्लासेस में। और लेक्चर पढ़ रहे हैं हम अभी सिल्क इंस्पेक्टर का। सिल्क इंस्पेक्टर 2019 में ये पेपर हुआ था, उसका 6 लेक्चर तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, 7th लेक्चर अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आप लोग वीडियो को तो देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, और जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ उसके आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट नहीं कर रहे हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप क्यों नहीं कर रहे हो, प्रॉब्लम क्या है उसमें, है ना। यदि आप सब्सक्राइब कर देंगे तो ऐसा तो है नहीं कि आपके अकाउंट्स वगैरह में कुछ पैसे वगैरह कट जाएंगे या फिर आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी, है ना। ऐसा तो कुछ नहीं है। तो आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं? यदि आप ये चीज़ें नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक शेयर नहीं करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं से अंदर से डीमोटिवेशन होता है, ठीक है ना। आगे बनाने का जो है फिर अंदर से एक क्या बोलते हैं, एंथुसियाज्म नहीं आता है ना। क्योंकि अगर आप किसी रोड पे चल रहे हैं, वहाँ आपको कुछ सक्सेस टाइम के साथ मिल रही है, तो फिर आगे बढ़ने का वो भी होता है, डिज़ायर होता है। लेकिन यदि कोई वो नहीं मिल रहा हो, रिस्पांस नहीं हो, कोई सक्सेस आपको नहीं मिल रही हो, तो फिर डीमोटिवेशन वहाँ पे आ जाता है। सो इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप सब्सक्राइब करिए। यदि आप वीडियो को देख रहे हैं, उसको लॉन्ग लाइव देख रहे हैं, लॉन्ग टाइम तक देख रहे हैं, है ना, तो वीडियो को सब्सक्राइब करना तो बनता है ना यार। और शेयर भी करो, लाइक करो, और जो क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर उनका आंसर दो, ठीक है। तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोग फर्दर वीडियोस में और इस वीडियोस में ऐसा ज़रूर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। बिना टाइम को ख़राब करते हुए शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो इस लेक्चर में फर्स्ट में इन सारे टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। पैवोक्रिस्टेटस, डाइपोल, मोमेंट ऑफ वाटर, एस्चेरिचिया कोलाई एंड ऑनियंस इन्फ्लोरेसेंस वगैरह वगैरह को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट में आपके लिए क्वेश्चंस हैं, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना होगा, और बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर दीजिए, है ना। ये भी एक मोटिवेशन का एक अदर सोर्स है। यदि आप देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग मुझसे कुछ सीख रहे हैं, है ना। और मेन जो है, वीडियो को सब्सक्राइब करिए। और ये जो है इनिशिएटिव है हमारा, ताकि जो लोग जो है कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना, जो रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं, उनका लेवल जो उनका एजुकेशनल लेवल है, जो उनकी नॉलेज का जो लेवल है, वो कहीं जो सिटी में रह रहे हैं उनसे डाउन ना हो। इसलिए इस इनिशिएटिव में आप हमें सपोर्ट करिए, ठीक है ना। और इस पूरे इंडिया को कोचिंग फ्री इंडिया बनाने में हमारा सहयोग करिए। सो चलते हैं आपके क्वेश्चन में। क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे पूछता है क्या, कि जो ज्वाला कोशिकाएँ हैं, जो फ्लेम सेल्स हैं, किसकी प्रॉपर्टी हैं ये फीचर, स्पेशल फीचर किसका है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा प्लेटी हेलमिंथेस का, ठीक है। प्लेटी हेलमिंथेस एक फाइलम है, और उसके अंतर्गत हमने जितने भी जो वॉर्म्स हैं, जो फ्लैट वॉर्म्स हैं, जो चपटे जो है कृमि हैं, उनको हमने उसमें क्लासीफाई कर रखा है, ओके। तो प्लेटी हेलमिंथेस में जैसे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है इन वॉर्म्स का, तो इसलिए इनको प्लेटी हेलमिंथेस जो फाइलम है उसमें क्लासीफाई किया गया है, ठीक है ना। और यदि बात करें फ्लेम सेल की, तो फ्लेम सेल एक टाइप की जो है, ये स्पेशलाइज्ड यानी एक विशेष प्रकार की क्या है, एक्सक्रीटरी सेल्स हैं, है ना। ये बॉडी से जो रिमेनिंग है, जिसका डाइजेशन नहीं हो सकता है, जो रिमेनिंग पार्ट है फूड का, उसको जो है एक्सक्रीट करने का काम करती है बॉडी से बाहर। तो ये मेन एक स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सेल्स हैं। और इनका फंक्शन, जैसे हमारी बॉडी में किडनी का फंक्शन होता है, किडनी का फंक्शन क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल हैं उसको बॉडी से रिमूव करना, तो उसी टाइप का फंक्शन यहाँ पे इन फ्लेम सेल्स का होता है फ्लैटवर्म में, ठीक है। और जो बंडल ऑफ जो फ्लेम सेल्स हैं, बहुत सारी फ्लेम सेल्स होंगी तो उनका एक बंडल होता है, जैसे सेल्स और सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं ना, ऐसा करके। तो वैसे ही ये सेल्स जो है एक बंडल बनाती हैं, एक ग्रुप बनाती हैं, और इस ग्रुप को कहा जाता है प्रोटोनेफ्रिडिया के नाम से इस ग्रुप को जाना जाता है फ्लेम सेल्स के, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक फ्लैटवर्म है, इसके इंटरनल यहाँ पे जो स्ट्रक्चर इसको आगे दिखाया गया है कुछ इस टाइप से। तो ये वाला जो
पूरा पोर्शन है ये है फ्लेम सेल्स का पोर्शन, ये कोई फ्लूइड इसके अंदर भरा हुआ है, ठीक है। ये सिलिया है यहाँ, और इन्हीं जो फ्लेम सेल्स हैं इन्हीं के थ्रू यहाँ पे एक्सक्रीशन होता है इसकी बॉडी से बाहर, ठीक है ना। तो यहाँ पे इमेज के थ्रू आप देख सकते हैं ये फ्लैटवर्म है और इसकी ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा रखी है। ओके, तो समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट में एक खाद्य श्रृंखला में अधिकतम ऊर्जा संचित होती है किसमें? तो राइट आंसर है यहाँ पे उत्पादक में। जो प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर में सबसे ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है, और एनर्जी का जो ट्रांसमिशन है ना वो यहीं जो प्रोड्यूसर है वहीं से होता है। अब देखिए यहाँ पे फूड चेन है, फूड चेन में जो प्रोड्यूसर हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं फूड मटेरियल को, वो कौन से होते हैं? प्रोड्यूसर हमेशा होते हैं ग्रीन प्लांट्स, ठीक है ना। जो ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, वो सारे प्रोड्यूसर हैं। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूसर में होती है, और उसके बाद जो है जो उसका फर्स्ट कंज्यूम करता है, जो फर्स्ट कंज्यूमर होता है, उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी। फिर जो उस जैसे फॉर एग्जांपल ये एक प्रोड्यूसर है, ठीक है ना, इस प्रोड्यूसर को खा रहा है ये डियर है, और इस डियर को खा रहा है कौन सा? ये लॉयन। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इसमें होगी, फिर इसमें होगी, और फिर इसमें होगी, ठीक है। यदि हम इसको पिरामिड के फॉर्म में समझें तो ये एनर्जी का पिरामिड है। एनर्जी के पिरामिड में जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर में 100% एनर्जी पाई जाती है, 100% एनर्जी इसमें होती है। और जैसे ही इस प्रोड्यूसर को कोई फर्स्ट कंज्यूमर खाता है तो उसमें से जितनी एनर्जी इस प्रोड्यूसर में होती है ना, इसका 10% एनर्जी जो है ट्रांसफ़र होती है फर्स्ट कंज्यूमर में, ठीक है ना। और फर्स्ट कंज्यूमर की बॉडी में जितनी एनर्जी होगी उसका फिर कितना परसेंट? 10%। तो यानी 1% जो है जो नेक्स्ट जो सेकंड कंज्यूमर होगा उसमें एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है। तो मेनली यहाँ पे एक लॉ लगता है 10% लॉ। 10% लॉ के अनुसार जो एनर्जी है वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल, जैसे ये प्रोड्यूसर एक ट्रॉफिक लेवल ये हो गया, एक कंज्यूमर ये है तो एक ट्रॉफिक लेवल ये हो गया। तो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जो एनर्जी है वो 10% क्या होती है? 10% का ट्रांसमिशन होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि 100% क्यों है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होगी वो होगी प्रोड्यूसर में, उत्पादक में, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ कहाँ होगी? प्रोड्यूसर में, ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट पे। ये आपको समझ में आ गया अच्छे से? ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि द साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है क्या? पैवोक्रिस्टेटस। पैवोक्रिस्टेटस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियन नेशनल बर्ड्स, ठीक है ना। मोर का ये जूलॉजिकल नेम है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक जानने वाली बात ये है कि जो पैवोक्रिस्टेटस है इसके कुछ अदर नाम भी हैं। इसको कहा जाता है इंडियन पी फाउल के नाम से भी जाना जाता है। इसका पी फाउल FOWL, पी फाउल के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। और इसका जो नेम है पैवोक्रिस्टेटस, आप जानते हैं कि जो कैरोलस लीनियस है एक साइंटिस्ट, उन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर यानी द्विनाम पद्धति को प्रपोज किया था। उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट नेम होता है, जैसे ये पैवोक्रिस्टेटस इसका नाम है जूलॉजिकल नेम, तो पैवो जो है इसकी जीनस है, ठीक है ना, और जो क्रिस्टेटस है ये इसकी स्पीसीज़ है, ठीक है ना। तो पैवोक्रिस्टेटस जो है पैवो जीनस का है, स्पीसीज़ इसकी जो क्रिस्टेटस है, ये समझ में आ गया, ठीक है ना। और जो हमारा नेशनल बर्ड है वो जो अब ऐसा है ना कि जो पैवोक्रिस्टेटस है उसकी भी एक मेल फीमेल होगा, है ना। तो मेल है या फीमेल है? फीमेल पैवोक्रिस्टेटस आपका नेशनल बर्ड है या मेल? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है मेल। मेल पैवोक्रिस्टेटस जो है नेशनल बर्ड है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पे समझने के लिए कि जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN ने इसको जो रेड लिस्ट जारी करता है, जो भी कैटेगरी बनाता है वो, तो उसके अंडर ये जो है कंसर्न में है, इनके कंसर्न में है, ठीक है ना। तो क्या पता ये नियर फ्यूचर में एंडेंजर्ड स्पीसीज़ में कन्वर्ट हो जाए, एंडेंजर्ड स्पीसीज़ में जो है ये कैटेगराइज कर दे IUCN इसको, तो उनके कंसर्न में है, ठीक है ना। और इसकी जो है स्पीसीज़ वो भी धीरे धीरे जो है घट रही है, क्योंकि इनकी जो पोचिंग होती है, पोचिंग यानी अवैध इनका शिकार होता है, इनके बॉडी पार्ट्स जो है ब्लैक मार्केट में सप्लाई किए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो है पोचिंग वगैरह से इनकी स्पीसीज़ इनकी जो संख्या है, नंबर्स है, वो भी डिक्रीज़ हो रहा है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में है कि पाइरुवेट के विखंडन से यह CO2 जल तथा ये देता है, ठीक है ना। और यह क्रिया कहाँ होती है? ये मेनली आपको बोल रहा है कि जो पाइरुवेट है, पाइरुवेट का जो विखंडन है वो कहाँ पे होता है, और उस विखंडन के प्रोसेस में क्या होता है? CO2 और जल जो है निकलता है। तो मेनली यहाँ पे जो राइट आंसर है ये है माइटोकॉन्ड्रिया में।
पाइरुवेट का विखंडन यानी यहाँ पे इस प्रोसेस को कहा जाता है पाइरुवेट का ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन, पाइरुवेट का ऑक्सीकरण, ठीक है ना। और पाइरुवेट क्या है? पाइरुवेट जब ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाई थी। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पाइरुवेट में, इसको कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस। और ये रिएक्शन होती कहाँ? साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म में ये रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया पाइरुवेट में, और एक प्रोसेस कहाँ हो रही है? साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में। अब जो पाइरुवेट है, पाइरुवेट एंटर करता है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया यानी पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है ना। और यहाँ पे ये पाइरुवेट जो है क्या करता है? एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज कर देता है, ठीक है। और फिर एसिटाइल कोएंजाइम सिट्रेट में, आइसोसिट्रेट में NCO2 को रिलीज करके आइसोसिट्रेट अल्फा कीटो ग्लूटारेट CO2 को रिलीज करके सक्सिनाइल कोएंजाइम A, और इस टाइप से वेरियस अदर्स कंपोनेंट्स या कंपाउंड्स में ये टूट कर लास्ट में ऑक्सैलो एसिटेट्स वगैरह में टूट जाता है। तो इस प्रोसेस के दौरान आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या निकल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O यहाँ से रिलीज हो रहा है। तो ये प्रोसेस कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है पाइरुवेट का ऑक्सीडेशन, ठीक है। पाइरुवेट का ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है, और इसको TCA साइकिल भी कहते हैं, ठीक है ना, TCA, दिस इज कॉल्ड TCA साइकिल, ठीक है ना, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है ना, TCA साइकिल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ओके, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट। ग्लाइकोलिसिस का ध्यान रखिएगा, ये साइटोप्लाज्म में होती है, और जो पाइरुवेट का डिग्रेडेशन है या पाइरुवेट का ऑक्सीडेशन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, नोट करिए। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में आपसे पूछता है कि क्या कि जो डाइपोल मूवमेंट इज़ फाउंड इन, तो डाइपोल मूवमेंट कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है मेनली आपके वाटर के अंदर, ठीक है। वाटर में डाइपोल मूवमेंट क्यों होता है? तो यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट या आप कहें कि एक स्लाइड है, इसमें देखिए आप डाइपोल मूवमेंट होता क्यों है वाटर में। तो जो डाइपोल मूवमेंट अराइजेज बिकॉज, क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा नेगेटिविटी का जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किसके कंपैरिजन में? हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। तो इस वजह से क्या होता है, ठीक है ना, हमने मान लिया कि जो ऑक्सीजन है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन की अपेक्षा, तो फिर इसका रिएक्शन क्या होगा? तो जो होता क्या है फर्दर, द ऑक्सीजन क्या करता है? पुल्स इन द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो ऑक्सीजन जैसे H2 है ना, ऐसा H, तो इसमें 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, इन दोनों ने आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर किया होंगे, यहाँ बीच में इलेक्ट्रॉन का साझा किया होगा। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है? इन इलेक्ट्रॉन्स को जो उन्होंने शेयर कर रखे हैं इनको अपनी तरफ खींचता है, ठीक है ना, यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों साइड से ऑक्सीजन क्या करता है? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है ना। अब अपनी तरफ खींचेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन्स तो जा रहे हैं ना इससे, इसलिए इस पर कौन सा चार्ज आएगा? इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो किसी भी एटम्स पे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। उसी टाइप से इसके इलेक्ट्रॉन्स, जो ये वाला हाइड्रोजन है, इसके इलेक्ट्रॉन्स भी खींच लेगा ये ऑक्सीजन, तो इसलिए इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। और ऑक्सीजन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स लेता है उस पर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा। तो इस टाइप से देख रहे हैं आप कि जो है 2 पॉजिटिव चार्ज बन गए, 1 नेगेटिव, यानी डाइपोल बन गया, 2 पोल्स बन गए, एक पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल, ठीक है। तो इसी डाइपोल बनने की वजह से जो है ये डाइपोल मूवमेंट ओरिजिनेट होता है। दिस क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट वेक्टर, ठीक है ना, विद द पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट क्रिएट होता है, ठीक है, ये समझ में आ गया। और इसको डाइपोल मूवमेंट को एक यूनिट है, उसका नाम है डेबी यूनिट, DEBY, डेबी यूनिट में जो है डाइपोल मूवमेंट को मेज़र किया जाता है, ठीक है ना। और वाटर का डाइपोल मूवमेंट होता है 1.84 डेबी यूनिट, ध्यान रखिएगा 1.84, और डेबी यूनिट में इसका मेजरमेंट किया जाता है। एंड डाइपोल मूवमेंट वाटर में क्यों है मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में है कि जल प्रदूषण का सामान्य सूचक क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर है एस्चेरिचिया कोलाई, ठीक है। एस्चेरिचिया कोलाई क्या है? एक ह्यूमन के जो फीकल है यानी जो वेस्ट मटेरियल है ह्यूमन का, उसमें पाया जाता है एस्चेरिचिया कोलाई, एक टाइप का बैक्टीरिया है, ठीक है। अभी एस्चेरिचिया कोलाई ह्यूमन के फिशेस में या स्टूल में कहें आपके जो वेस्ट मटेरियल है उसमें पाया जाता है। तो यदि कोई वाटर जिसमें
कुछ फीकल के ट्रेसेस होंगे, यानी जो मनुष्य है उसके मलमूत्र की कुछ मात्रा होगी, तो उसमें उस वाटर में एसिडिया कोलाई भी होगा, है ना। फॉर एग्जांपल ये एक प्योर वाटर था, ठीक है, और इस प्योर वाटर जो एक पॉन्ड टाइप का था ये, और इससे जो है एक पाइप लगता है, और इस पाइप में जो है घर का वेस्ट मटेरियल यानी जो ड्रेनेज है वो जाता है, यहाँ से घर का जो लैट्रिन वगैरह का पानी है वो इसमें जाता है, ठीक है ना। तो इस वेस्ट मटेरियल में क्या होगा, इस वेस्ट मटेरियल में ह्यूमन का वेस्ट होगा, ह्यूमन का वेस्ट होगा तो ह्यूमन के वेस्ट में क्या पाया जाता है, एस्चेरिचिया कोलाई, और एस्चेरिचिया कोलाई एटलीस्ट कहाँ गिर रहा है, इस प्योर वाटर में, ठीक है ना। तो अब एस्चेरिचिया कोलाई इस वेस्ट मटेरियल के अलावा इस प्योर वाटर में भी मिल गया है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इस एस्चेरिचिया कोलाई यदि इस वाटर में ये पाया जाता है तो ये माना जाता है कि वाटर कंटामिनेटेड है यानी प्रदूषित है, और यदि एस्चेरिचिया कोलाई इसमें प्रेजेंट नहीं है तो ये प्योर वाटर है, ठीक है ना। तो एक इंडिकेटर की तरह एस्चेरिचिया कोलाई इसमें जो है फंक्शन परफॉर्म करता है, इसलिए इसको वाटर इंडिकेटर भी कहा जाता है, कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म है ये, ठीक है ना। जैसे लाइकेन है, लाइकेन क्या करता है, लाइकेन आपने देखा होगा, लाइकेन क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ किसका, एल्गी एंड जो फंगस है उसका, ठीक है। और जैसे लाइकेन है, लाइकेन जो है वहाँ पे नहीं उगता है जहाँ पे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होता है, तो उसी टाइप से जो जहाँ एयर पॉल्यूशन होगा वहाँ तो उगेगा नहीं लाइकेन, और जहाँ नहीं होता है वहाँ ये अच्छे से अपनी ग्रो करता है। उसी टाइप से एस्चेरिचिया कोलाई अगर प्योर वाटर है तो उसमें होगा यानी वाटर कंटामिनेटेड होगा, और यदि एस्चेरिचिया कोलाई वाटर में नहीं है, एब्सेंट है, तो इट मीन्स वो वाटर क्लियर है यानी साफ़ है, नीट एंड क्लीन है, ठीक है। समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछता है क्या कि कोशिका में सबसे स्थिर आरएनए क्या है, सबसे स्टेबल आरएनए जो सेल के अंदर वो क्या है, तो राइट आंसर है आरआरएनए, ठीक है ना। राइबोसोमल आरएनए सबसे ज़्यादा स्टेबल आरएनए है। कैसे, तो राइबोसोमल आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए इंटरेक्ट करता है प्रोटीन के साथ, और प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करने के बाद ये बना देता है एक सेल ऑर्गेनेल्स जिसका नाम है राइबोसोम, ठीक है ना। और राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम होता है प्रोटीन की फैक्ट्री, यहाँ से प्रोटीन्स फॉर्मेशन होता है सेल्स के लिए, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया, ठीक है ना। ये टीआरएनए है, ये ट्रांसफ़र आरएनए है जो अमाइनो एसिड को ट्रांसफ़र करने का काम करता है, ठीक है ना। और नीचे इमेज में देख रहे हैं आप, ये एमआरएनए है, नीचे एमआरएनए एक मैसेंजर आरएनए है, ये मैसेज लाता है कि किस टाइप का वहाँ पे चाहिए आपको, न्यूक्लियस में किस टाइप की प्रोटीन चाहिए, तो उसका एक कोड होता है नाइट्रोजनस बेस का कोड, ठीक है ना। तो ये एमआरएनए है, टीआरएनए एंड आरआरएनए, 3 टाइप्स के आरएनए प्रेजेंट होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में पूछता है कि एक एस्टर को KOH के साथ गर्म करने पर प्राप्त उत्पाद ठंडा करके सांद्र HCl के साथ अम्लीकृत करने पर सफ़ेद अवशेष प्राप्त होता है, तो वो एस्टर है। तो राइट आंसर है यहाँ पे एथिल बेंजोएट। एथिल बेंजोएट को जब आप किसके साथ बॉईल करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये पोटेशियम बेंजोएट बन जाता है। पोटेशियम बेंजोएट का जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं, H+ का मतलब है कि हाइड्रोलिसिस आप किसके साथ कर रहे हैं, HCl यानी किसी एसिड के साथ, या आप हाइड्रोलिसिस 2 चीज़ों के साथ कर सकते हैं, या तो वाटर के साथ करिए और या फिर एसिड के साथ करिए। तो एसिड के साथ करने पर जो कॉन्सेंट्रेटेड HCl है उसके साथ आप पोटेशियम बेंजोएट का जब भी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको मिलेगा बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। बेंजोइक एसिड एक जो है ये मिलता है आपको, वाइट प्रेसिपिटेट इसका प्राप्त होता है आपको, ठीक है ना। तो टोटली जो आंसर है वो है एथिल बेंजोएट। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में कि प्याज में मिलने वाला जो पुष्पक्रम है वो कौन सा है, तो ये पुष्पक्रम यहाँ पे आपको समझना बहुत ज़रूरी है। पुष्पक्रम क्या होता है, पुष्पक्रम क्या होता है कि जो फ्लोरल एक्सिस है, यानी ये फ्लोरल एक्सिस पर जो है पुष्प के लगने का जो व्यवस्था है ना, फ्लोरल एक्सिस पर जो फ्लावर है, फ्लावर की जो लगने की अरेंजमेंट है उसको कहा जाता है क्या, उसको कहा जाता है पुष्पक्रम, या उसको कहा जाता है क्या, इन्फ्लोरेसेंस। अम्बेल शेप्ड का इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है, ठीक है ना। तो हम क्या बात कर रहे थे, प्याज में मिलने वाला जो पुष्पक्रम है, तो पुष्पक्रम कौन सा है इसमें, ये अम्बल शेप्ड का इसमें इन्फ्लोरेसेंस मिलता है। इन्फ्लोरेसेंस मैंने आपको समझा रखा है। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है कि जो फ्लोरल एक्सिस है, फ्लोरल एक्सिस उस पर जो है जो पुष्प हैं उनके लगने की जो अरेंजमेंट है उसको कहा जाता है इन्फ्लोरेसेंस। और अम्बल टाइप का जो है यहाँ पे पाया जाता है एलियम सीपा, यानी जो प्याज है उसमें, ठीक है। और एलियम सीपा जो फैमिली बिलोंग करता है, ये जिस फैमिली को बिलोंग करता है उसका नाम है लिलिएसी, ठीक है ना। ये जो है लिलिएसी फैमिली के अंदर, CEAE लिलिएसी फैमिली के अंदर जो है इसको रखा जाता है, ठीक है ना। और अम्बल जो एक टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है, एक मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट में कोशिका चक्र का सही क्रम क्या है, तो सही क्रम यही है जो आपको इमेज में दिख रहा है, ठीक है ना। फर्स्ट में G1 फेज आता है, फिर S, फिर G2 एंड लास्ट में M फेज आता है। G1 फेज में सेल्स की जो ग्रोथ होती है, ठीक है ना, और S फेज में DNA सिंथेसिस होता है। कई बार पूछा जाता है कि DNA की कॉपी कहाँ पे बनती है, किस फेज में बनती है, तो S फेज में बनती है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और जो G2 फेज है, G2 फेज में ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, माइटोसिस के लिए ये सेल को रेडी करता है। और जो M फेज है उसमें माइटोसिस होती है, सेल डिवीजन जिसको आप कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है ना। तो इसमें माइटोसिस या मियोसिस, समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन लास्ट M वाली फेज में होता है। तो राइट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट वाला, G1, S, G2 एंड M। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में निम्न में से कौन सा यौगिक समपक्ष या विपक्ष समझौता प्रदर्शित करता है, यानी सिस एंड ट्रांस जो आइसोमेरिज्म है जो डिनोट करता है वो कौन सा है, ठीक है ना। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमेरिज्म का मतलब कोई ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका जो है स्ट्रक्चर, जिनका जो फार्मूला है वो तो सेम है लेकिन उनकी स्ट्रक्चर वो डिफरेंट है, ठीक है ना। फार्मूला तो सेम है, ठीक है ना। जैसे कोई कंपाउंड है उसमें 6 हाइड्रोजन है और 6 ही कार्बन है, दूसरा कंपाउंड है उसमें भी 6 कार्बन है 6 हाइड्रोजन है, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है ना। इस वाले कार्बन में क्या है कि 6 कार्बन है, 6 कार्बन इस टाइप से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, एक अरेंजमेंट में इस टाइप से जुड़े हुए हैं, और दूसरे कार्बन में दूसरे टाइप से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस टाइप से जब स्ट्रक्चर डिफरेंट हो और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो तो आइसोमेरिज्म उसको कहा जाता है। सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म क्या होती है, सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म ये होती है कि जब कोई भी कंपाउंड जिनके फार्मूला सेम हो लेकिन उनके स्ट्रक्चर यानी उन पे जो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हों वो अलग अलग डायरेक्शन में लगे हुए हों, ठीक है ना। उन दोनों के जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक ही डायरेक्शन में अरेंज ना हो, अलग अलग डायरेक्शन में अरेंज हो, तो वहाँ पे सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म पाई जाती है। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है CHCl डबल बॉन्ड CHCl, उसमें पाया जाता है ये एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें देखिए कि जो कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और इसमें जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक ही प्लेन में जुड़े हुए हैं, और जो क्लोरीन है वो दूसरे प्लेन में एक ही साथ है, ठीक है ना। तो ये जो है इसको कहा जाता है सिस फॉर्म, ये आइसोमेरिज्म का सिस फॉर्म है। और दूसरा होता है ट्रांसफॉर्म। ट्रांस का मतलब होता है कि इसका ऊपर H है, इस वाले कार्बन का ऊपर वाले प्लेन में H है और दूसरे कार्बन का Cl है, और नीचे वाले प्लेन में इस कार्बन का Cl है और उसका H है, यानी कि दोनों के जो है जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो अलग अलग जगह हैं। इसके दोनों H ऊपर हैं, दोनों Cl नीचे हैं, इसके एक H और एक Cl ऊपर है, एक H और एक Cl नीचे, तो ये ट्रांसफॉर्म है, ठीक है ना। और इनके IUPAC नेम क्या है, सिस, क्योंकि ये सिस आइसोमर है इसलिए इसका नाम है सिस 1,2 डाइक्लोरोएथेन, और इसका नाम है ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोएथेन, ठीक है। तो इस टाइप से ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, आपने चैनल को देखा और आई होप कि जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी फर्स्ट में वो आप करेंगे, ठीक है ना। आप शेयर एंड सब्सक्राइब लाइक करेंगे वगैरह वगैरह, ठीक है ना, ताकि आप हमें मोटिवेशन दे सकें और उन स्टूडेंट्स को भी आगे जो है ये चैनल मिल पाए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन उन लोगों को जाएगी और यूट्यूब इसको और प्रमोट करेगा, ठीक है ना, उन बच्चों के पास ही जाएगा जो कोचिंग वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते। सो इसलिए आप हमें सपोर्ट करिए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।